तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। ये हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, और हम आज डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो मैं जब बता रहा था आपको कि मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आज वो लेक्चर आ चुका है। देखिए, विद्युत जो बल रेखाएं होती है, इनके बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिए। माइकल फैराडे ने इनके बारे में बताया था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो तो वास्तविक होता है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए, उसके ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों ही नाम एक है, इनका अपन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि हम विद्युत क्षेत्र किस तरह से जो है उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से आकर्षण बल लग रहा है, किस तरह से जो है प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसको हम ग्राफीय रूप से देख सकें, समझ सकें कितने परिमाण का है, कहाँ तीव्रता कितनी है। तो इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें ये विद्युत बल रेखाएं देती है। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्षेत्र रेखाएं। इनको बोल सकते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी ये है। और इनको हम वक्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि वक्र ही होता है, ये कर्व ही होता है। अगर आप इसे गौर से देखोगे, पास से देखोगे, तो वक्र जैसा ही लगता है ये। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी आवेश अथवा आवेश के समूह द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका ग्राफीय निरूपण करती है। ठीक है, इन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, इनकी विशेषताएं अपन देखते हैं। थोड़ी विशेषताएं बोल दो, चाहे गुणधर्म बोल दो, तो इनकी विशेषताएं हम देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो पहली जो इनकी विशेषता होती है वो ये होती है कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, देखिए ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, यदि मैं कोई बिंदु लूं और उस बिंदु से मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूं, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक है, और साथ ही एकांक धनावेश पर लग रहे बल की दिशा भी बताती है, क्योंकि जहां बल लग रहा होगा, जहां धनावेश पे बल लग रहा होगा, उसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये किसको दर्शा रही है? हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र को बता रही है। अब देखिए, यहाँ पे भी अगर आप खींचोगे ना, तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र, ये जो ई है, ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? स्पर्श रेखा खींची हमने इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, जब भी कोई हमारे पास में आवेश रखा होगा, जो उसकी दूसरी जो विशेषता है बता रहा हूँ, एकल आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक, तो एकल आवेश से आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उस विद्युत क्षेत्र को मैं किसके द्वारा बताऊंगा? बल रेखाओं के द्वारा। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये हमारी बल रेखाएं हो गई। ठीक है, तो मैंने इसका ये छोटा सा पार्ट यहाँ लिया था, ये जो बनाया था मैंने, इसका ये पार्ट यहाँ लिया था मैंने। एक्चुअल में ये ऐसे दिखती हैं। किसी भी एकल, इसके आसपास कोई भी चार्ज पार्टिकल परीक्षण आवेश नहीं है, ये एकल आवेश रखा हुआ है, धनात्मक। तो धनात्मक आवेश से हमेशा जो है बल रेखाएं इस तरह से बाहर निकलती है, और ये बाहर की ओर जा रही है। कहाँ की ओर जा रही है? बाहर की ओर, यानी इस आवेश से बाहर की ओर जा रही है। और इनकी जो सीमा होती है, वो कितनी होती है? अनंत तक जाती है। कितनी जाती है? अनंत तक। तो अनंत तक जाते 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 इनकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अनंत तक। ठीक है, अब देखिए, जो एकल एकल धनावेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो तिरछितः कहाँ हुई? बाहर की ओर हुई। तथा जो हमारा ऋणात्मक आवेश होता है, देखिए ऋणात्मक आवेश में लेता हूं यहाँ पे। अब ऋणात्मक आवेश के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी बल रेखाएं होती है वो किस तरह से निकलती हैं। देखिए, ऋणात्मक आवेश से ये अनंत से अंदर की तरफ आती हैं। कहाँ से आती है? अनंत से अंदर की ओर आती हैं। इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड। और ये है आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की ओर, त्रिज्यतः, त्रिज्यतः बाहर, बाहर की ओर। और ये कहाँ होती है? इसके अंदर माइनस क्यू आवेश में अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, कि आवेश के अंदर जा रही है। कहाँ से आ रही है? ये अनंत से अंदर की ओर। ये चीजें कौन बता रहा था? माइकल फैराडे। कौन बता रहा था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने बताया था ये सब कुछ। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। ठीक है, अब देखिए,
हम इसकी पढ़ते हैं अब तीसरी विशेषता। क्या पढ़ते हैं? तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में आपको ये बताया गया है, अभी तो एकल आवेश थे, अब यदि हम दो आवेशों को पास पास लेके आए, मान लीजिए प्लस क्यू और प्लस क्यू को पास ले जाते हैं, या माइनस क्यू को पास ले जाते हैं, या फिर हम दो विपरीत प्रकृति के आवेश को पास लेके आए, तो बल रेखाएं कैसे बनेगी? तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए यहां बनाते हैं, जब दो समान प्रकृति के चार्जों को जब हम पास लेके आते हैं और विपरीत प्रकृति के चार्जों को जब पास लेके आते हैं, तो दोनों में किस तरह की बल रेखाएं बनेगी, किस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, वो हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस क्यू को पास लेके आता हूँ। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है? ये मान लीजिए इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। ये मिलाने वाली रेखा है, ये कोई बल रेखा नहीं है, ये मिलाने वाली रेखा है, ये इनकी एक्सिस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? ये इनकी एक्सिस है। अब देखिए कैसे क्या होगा। अब ये अपनी तरफ से जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसकी अपनी बल रेखाएं होंगी, और जो हमारा दूसरा आवेश है समान परिमाण का, लेकिन समान प्रकृति का भी है और समान परिमाण का भी है, तो इसकी भी अपनी बल रेखाएं होंगी, क्योंकि ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बल रेखाओं के द्वारा, जो कि मैंने अभी इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, मतलब इनके अंदर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी? निकलनी तो बाहर की तरफ इस तरह से चाहिए थी, इसकी भी इस तरह से चाहिए थी, दोनों को क्रॉस सेट करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करेगी ये। तो होगा क्या? ये निकलेगी तो ऐसे, लेकिन थोड़ी घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं एक दूसरे पे। इसकी भी ऐसे घूम जाएगी, इसकी भी ऐसे घूम जाएगी। तो आप ये बना सकते हैं इस तरह से, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो बाकी की बाकी हैं वो सिंपल जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही इस तरह से बनानी है। तो जब इनको अपन पास लेके आ रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, तब बल रेखाएं कैसी हो रही है? संकुचित हो रही है और दूर जाने की कोशिश कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, इनकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, बाहर की ओर, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? धनात्मक आवेश है, दोनों के दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो इनकी जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपन एनालाइज करते हैं। ठीक है, इनको इन दोनों चित्रों को अपन एनालाइज करेंगे। तो पहले इसको एनालाइज करते हैं। तो आपने जो बल रेखाएं बनाई, देखा आपने बल रेखा बना के देखा? ठीक है, अब देखिए यदि इस क्षेत्र में यदि मैं कोई बिंदु लूँ P, इस क्षेत्र में यदि मैं इस बिंदु को लूँ, P को लूँ, तो इस पे जो है विद्युत क्षेत्र जो है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र मतलब हमारे पास में इस बिंदु के ऊपर तीव्रता अगर निकालेंगे, तो क्या इस पे तीव्रता निकाल सकते हैं हम? क्या इस पे बल लगेगा? क्या ये बल को अनुभव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बल रेखा दिख रही है क्या? इस वाले एरिया में कोई बल रेखा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? ये क्षेत्र कौन सा हो गया? न्यूट्रल। कैसा हो गया? न्यूट्रल। यानी ये जो बिंदु हो गया वो कैसा हो गया? उदासीन बिंदु। यानी उदासीन बिंदु पे बल कैसा होता है? जीरो होता है। और जब बल ही नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जाएगा? क्योंकि ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू के। ठीक है, जब बल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था हमने फॉर्मूला, यानी एन बाई सी इसकी यूनिट होती है। अब देखते हैं, जब विपरीत आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम पास लेके आते हैं, ये विपरीत, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, इसको चलो मैं नीचे बना देता हूँ, ये यहाँ बना देता हूँ मैं, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब इन दोनों को अपने पास लेके आते हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ये। अब देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी दो विपरीत आवेशों को हम पास लेके आते हैं, तो हमारी जो बल रेखाएं होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है? विपरीत है। तो इनकी दिशा जो होगी बल रेखाओं की कहाँ होगी? जब पास वाले जो इस वाले क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी वो कैसी जाएंगी? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आकर्षण देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये जो है बाकी जो है, बाकी तो आप बना ही सकते हैं। ये धनावेश है। ठीक है, और ये ऋणावेश के लिए। ठीक है, ऋणावेश में क्या होगा? अंदर की ओर आएगी, अनंत से अंदर की ओर आ रही है ये, और यहाँ पे बाहर की ओर निकलेगी। क्या निकलेगी? बाहर की ओर, क्योंकि ये क्या है? हमारा धनावेश है। ये क्या है? ये हमारा धनावेश है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई उदासीन पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे अगर मैं बिंदु लेता हूँ P, तो ये भी उदासीन तो नहीं होगा, ये भी विद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र को अनुभव करेगा जो इसके द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा बनाया गया है। तो परिणाम विद्युत क्षेत्र में मिल सकता है यहाँ इस बिंदु के ऊपर। ये बिंदु उदासीन बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल रेखाएं हैं, यहाँ पे भी क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बल रेखाएं भी
नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई बल भी नहीं लगेगा तो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है, ये उदासीन बिंदु नहीं है। तो इस तरह से दोनों का अपने कंपेरिजन करके अपने देखा किस तरह से जो बल रेखाएं होती है दो आवेशों को पास लाने पर वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, इसकी विशेषता बताता है ये कि किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवेश मुक्त स्थान में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जाता है कि वो टूटते नहीं है। मतलब ये कि देखिए, जब भी कोई मुक्त आवेश रखा रहता है तो बल रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है। कहने का मतलब अगर इससे बल रेखा निकल रही है तो हमेशा वो कंटिन्यूस निकलती रहेगी, कभी भी बीच में इनके अंदर डिस्क्रीट नहीं होंगी, ये टूटेंगी नहीं, असतत नहीं होंगी। असतत का मतलब अपन ने पढ़ा था ना, सतत क्वांटिटीज कैसी होती हैं, असतत क्वांटिटीज कैसी होती है। क्वांटम के अंदर जब मैंने बताया था आवेश के क्वांटीकरण में आपको सतत बताया था मैंने। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कैसा होता है, कंटिन्यूअस, और असतत यानी होता है अनकंटिन्यूअस। तो ये रेखाएं कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है ना भाई, जितनी इनकी संख्या होगी ना वो क्या बताती हैं, आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को बताती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। इनकी जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। एक विशेषता इनकी ये है। पांचवी जो विशेषता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, कभी भी बल रेखाएं जो होती है, जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है, वो कभी भी इनके जो वक्र होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं काटते हैं एक दूसरे को? देखिए, यदि दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा, मान लीजिए बिंदु P है, इसके ऊपर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो क्या खींचेगी, इसी तरह से खींचेगी। ई परिणामी को दिखाती है, ठीक है, परिणामी सदिश की दिशा दिखाती है, उसका परिमाण दिखाती है। और ऐसे ये बिंदु पे इस वक्र पे खींचूं तो क्या होगा, इस तरह से। अब आप बताइए, किसी भी निकाय में दो परिणामी विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, इसलिए इनका कटान बिंदु नहीं होता। इसलिए ये दोनों की दोनों बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दो परिणामी किसी भी निकाय के नहीं हो सकते, ठीक है। समझ में आया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखिए इस पेपर में देखिए आप, कि इसमें मैंने बताया था कि जो भी बल रेखाएं होती है उनके किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसके किसको बताती है, परिणामी को बताती है, उसके परिणामी को बताती है। तो ये क्या है, इसका परिणामी। अब यदि मैं इसके पास से एक और मतलब इसको काटते हुए एक और मैं बल रेखा खींच दूं और इसके ऊपर जो इंटरसेक्ट पॉइंट आता है तो इसके ऊपर यदि मैं परिणामी खींचूं तो दो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक तो इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, इस वाली रेखा का, इस वाले वक्र का हो जाएगा। तो नहीं हो सकता, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए, हम आते हैं इनकी बल रेखाओं की सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। जो बल रेखाएं होती हैं उसके पदों में विद्युत जो तीव्रता होती है उसकी क्या परिभाषा होगी, आप बताइए। आपको मैं समझाता हूं कैसे होगी। देखिए, किसी भी स्थान पर जो बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना उसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है। तो इस लाइन को हम समझ कि किसी स्थान पर बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, देखिए ये बल रेखाएं हैं, ये हमारी बहुत सारी बल रेखाएं किसी स्थान से गुजर रही हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से ये गुजर रही हैं, ओके। एक यहाँ से गुजर दी, एक यहाँ से और गुजार दी, इस तरह से ये गुजर रही हैं और ये आगे तक जा रही हैं। तो इस पे यदि हम कोई क्षेत्र लें, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्षेत्र ले लिया, एक क्षेत्र ले लिया मैंने ए, एक क्षेत्र ले लिया मैंने बी, एक क्षेत्र ले लिया मैंने सी, ठीक है, तीन क्षेत्र लिए मैंने।
अब ये बोल रहा है, परिभाषा में ये बोल रहा है कि बल रेखाओं की दिशा के लंबवत, हमने इसके लंबवत, ये लंबवत है इसके, ठीक है, ये हमारा क्षेत्र है, इसके लंबवत गुजर रही है ये, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है, तो इस क्षेत्र से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की जो संख्या है, देखिए क्षेत्र ए से गुजरने वाली बल रेखाएं आप देख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे जो क्षेत्र बी है उससे निकल रही हैं 1 2 3, और क्षेत्र सी से सबसे कम बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ए क्षेत्र होगा, ए क्षेत्र होगा, ए क्षेत्र में, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ए क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। बाकी दोनों से सर्वाधिक कहाँ होगी, यहां होगी। और सबसे कम, मिनिमम, मिनिमम कहाँ होगी, इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम, न्यूनतम होगी क्षेत्र सी पर, क्योंकि यहां से देखिए बहुत कम बल रेखाएं जो उसके लंबवत गुजर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है बल रेखाओं द्वारा तीव्रता के परिमाण को भी बता सकते हैं कि कितना परिमाण होगा उसका। अब हम आते हैं हमारी 7th नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं पास पास होगी ना, उतनी ज्यादा तीव्र जो है हमारी तीव्रता होगी, प्रबल होगी तीव्रता। कैसी होगी, प्रबल। यहाँ पे प्रबल है, यहाँ पे कैसी है, दुर्बल है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी पर। 7th नंबर प्रॉपर्टी जो बोलती है वो ये बोलती है कि खींची हुई जो हमारी बल रेखाएं होती है वो लचकदार लंबाई जो होती है उसकी, वो एक तरह से डोरी की तरह होती है। लचकदार डोरी जो होती है ना, उसकी तरह होती है। मतलब क्या होता है, जब आकर्षण बल होता है तो वो कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, वो संकुचित होने का प्रयत्न करती है। जैसा कि हमने देखा था कि वो फैल नहीं रही थी, कैसी हो रही थी, संकुचित हो रही थी। मतलब हमारा प्लस क्यों आवेश यहाँ था, माइनस क्यों आवेश यहाँ था, जो हमने पहले वाली प्रॉपर्टी में देखा कि किस तरह से वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को दर्शा रही थी। तो वो क्या कर रही थी, संकुचित हो रही थी, ठीक है। और जब समान प्रकृति के आवेश थे तो वो कैसी हो रही थी, फैल रही थी, संकुचित नहीं हो रही थी, कैसी हो रही थी, फैल रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 7th नंबर प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम 8th नंबर की प्रॉपर्टी पर। देखिए ये क्या होती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, ठीक है। हमारा जो क्षेत्र होता है वो तो वास्तविक होता है, लेकिन जो बल रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है। और 3D डायमेंशनल कर्व होते हैं। कैसे होते हैं, 3D डायमेंशनल कर्व। हमारा जो चार्ज होता है वो 3D में होता है। किस में होता है, 3D स्पेस में होता है, मतलब आकाश में होता है या 3D स्पेस में होता है। 2D में नहीं होती है ये, 2D में नहीं होती हैं ये। और 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्थिर विद्युतिकी में जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी बंद लूप में नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक आवेश है, ठीक है। तो इससे अगर बल रेखा निकल रही है तो वापस इसके पास नहीं आएगी ये। एक बार अगर इससे बाहर की ओर निकल गई तो ये वापस नहीं आएगी, तो ये लूप नहीं बनाएगी। इसे क्या बोलते हैं अपन, लूप। लूप क्या होता है, ये लूप होता है, इसे बोलते हैं अपन लूप, लूप होल्स, लूप, ये लूप होते हैं, ठीक है। लूप मतलब पूरा वक्र घूम के उधर नहीं घूमेगा ये अगर बाहर निकल रही है तो ये बाहर ही निकलेगी, ये वापस लौट के नहीं आएगी, ये इसके ऊपर ऐसे लूप नहीं बनाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी ऐसे इस तरह से लूप नहीं बनाती है। अब पढ़ते हैं अपन, ये 9th नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब पढ़ते हैं अपन 10th नंबर की प्रॉपर्टी। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी, 10th नंबर की प्रॉपर्टी। देखिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ यानी कि जो हमारा आवेशित चालक होता है, आवेशित जो चालक होता है, आवेशित जो चालक होता है, ठीक है, तो उसके हमेशा कैसी रहेगी, लंबवत रहेगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा चालक तार है, ये चालक है, कोई धातु का टुकड़ा मान लीजिए। तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो समविभव पृष्ठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश का वितरण होता है वो कैसा होता है, समान होता है, पूरी सतह के ऊपर होता है, ठीक है। अब इससे गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी ना वो कैसी होंगी, इसके लंबवत होगी। कैसी होगी, इसके लंबवत होगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये इसके कैसी होगी, लंबवत होगी।
यदि मान लीजिए रेखाएं लंबवत नहीं हैं, यदि ये रेखाएं जो हैं वो हमारी कहाँ हैं, इस पृष्ठ के समांतर हैं, इस पृष्ठ के कैसे हैं, समांतर हैं, इस तरह से अगर ये समांतर होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, उसका प्रवाह बढ़ जाएगा, यानी संतुलन अवस्था में हम ये मानते हैं कि कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या मानते हैं, संतुलन अवस्था में कोई धारा प्रभावित नहीं मानते हैं। यदि हमारी जो बल रेखाएं हैं वो इस चालक आवेशित चालक तार या समविभव पृष्ठ के समांतर होगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन संतुलन की स्थिति में हम क्या मानते हैं, इसको स्थिर मानते हैं। क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये इसकी कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने बात की थी, समविभव पृष्ठ की बात की थी, तो देखिए अगर आपको दिख रहा है कि कहीं बल रेखाएं इस तरह से है, तो हम देखते हैं कि आपको बताना है कि देखिए बल रेखाओं को देखना है और आपको बताना है कि ये बल रेखाएं किस तरह की विशेषता बता रही हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज बता रही हैं। ठीक है, आपको इनको देख के बताना है। और एक है हमारी बल रेखा कुछ इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 3 तरह की बल रेखाएं दिख रही हैं। एक तो बिल्कुल दिखने में इनका जो परिमाण है वो कैसा है, बराबर है, और इनकी दिशा भी समान है, इनकी दिशा भी समान है, जो हमारे चित्र ए में दिखाई दे रही है। बी में अगर आप देखते हैं तो इनकी दिशा कैसी है, नियत नहीं है, जो कि समय के साथ कैसी हो रही है, चेंज होती जा रही है। अभी ये इस दिशा में है, फिर अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो इनकी दिशा ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे ही ऊपर वाली की भी चेंज हो जाएगी। और हमारे जो तीसरी जो तरह की दे रखी है, सी टाइप की दे रखी है, इसके अंदर देखिए ना तो परिमाण आपको बराबर दिखेगा और ना ही इनकी जो दिशा है वो बराबर दिखेगी। ठीक है, और लेकिन जो हमारी ए टाइप की जो हमारी बल रेखाएं हैं उनमें देख सकते हैं आप, परिमाण बराबर है। जो तीर का चिन्ह होता है वो परिमाण को बताता है, और ये जो एरो होता है वो दिशा को बताता है, और दिशाएं भी इनकी कैसी है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, आज टॉपिक लेते हैं हम दूसरा, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका देखो छोटा सा डेफिनेशन होता है कि जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यानी कि आपने दो प्रकृति में विपरीत दो आपने चार्जेस लिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों चार्जेस को मैंने एक बिंदु पे रखा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे, एक्सिस। ठीक है, अक्ष जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, क्या बोलते हैं इसे हम, अक्ष। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं तो इन्हें हम बोलेंगे द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। ये दोनों द्विध्रुव मिलके हमारे द्विध्रुव जो है उसकी रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो जब परिमाण में समान है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तथा ये अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिए दूरी है इनकी वो कितनी है, 12। कितनी है, 12 दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये क्या बनाया इन्होंने, एक द्विध्रुव बनाया। क्या बनाया, द्विध्रुव। ऐसा ध्रुव जिसमें दो ध्रुव होते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत होती है और दोनों के परिमाण जो होते हैं आवेश के समान होते हैं, उसे द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है इसमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है।
देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय व्यवहार इसके द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? यानी कि जो भी हमारे द्विध्रुव हैं उनका जो विद्युतीय व्यवहार होगा ना, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो होगा, वो हम इस राशि के द्वारा, इस द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम समझाएंगे। मतलब हमारे पास में दो आवेश हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे? p से। ये हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम लिखेंगे किसी आवेश तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। उनके मध्य, किसी आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि होती है। तो इसकी जो दिशा होती है वो कहां से कहां होती है? उसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये हमेशा ध्यान रखना, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अगर हमारा ऋणावेश यहाँ है, यह हमारा धनावेश है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं हम एक्सिस। तो ये द्विध्रुव बनाएंगे, और द्विध्रुव की जो प्रॉपर्टी बताएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताएगा, विद्युतीय प्रभाव को बताएगा, वो कौन बताएगा? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी आवेश ले लीजिए, दोनों समान प्रकृति के, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, उसका मल्टीपल कर दो आप, उसका प्रोडक्ट निकालो, उसका जो गुणनफल होगा वो उनके मध्य की दूरी कितनी है? 2l। 2l के साथ में उसको गुणा करोगे तो जो फल आएगा वो क्या होगा? हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसकी दिशा क्या होगी? माइनस धन, मतलब माइनस से प्लस, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। आपको समझ आ गया होगा। छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी राशि है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? cm, कुलाम मीटर। क्या होती है? कुलाम मीटर। तो कुलाम की यूनिट होती है a की पावर 1, t की पावर 1, और मीटर जो है वो लेंगे l की पावर 1। इसको हम थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो l की पावर 1 यानी m0, तो इसमें 0 है, m तो इसमें kg इसमें है नहीं, द्रव्यमान इसमें है नहीं, तो t की पावर 1, a की पावर 1, ये इसकी क्या हो गई? विमा हो गई। क्या हो गई इसकी? विमा। किसकी विमा है ये? द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम समझते हैं कुछ और ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इसमें काम आएगी, जो शब्दकोश है वो हमें पता होने चाहिए। यदि आपको कोई बोलता है कि अध्रुवी अणु क्या होते हैं, अब मान लीजिए डेफिनेशन आ गई अध्रुवी अणु, आपकी एग्जाम में, आपके आरबीएससी के पेपर में यदि 1 नंबर की डेफिनेशन आ गई कि अध्रुवी अणु और ध्रुवी अणु क्या होते हैं, अध्रुवी अणु व ध्रुवी अणु क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? अध्रुवी अणु के बारे में बताता हूं। देखिए, अध्रुवी जो अणु होते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसके अंदर अणु है। क्या होते हैं? अणु होते हैं। अणु जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? धनावेश तथा ऋणावेश होते हैं। और वो जो धनावेश व ऋणावेश होते हैं वो अणु के सभी भागों में समान रूप से अगर वितरित होते हैं, तब उन आवेशों का जो प्रभावी केंद्र होता है वो एक ही बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ही बन जाता है। देखिए, ये एक पदार्थ का अणु है, इसके अंदर धनावेश व ऋणावेश समान रूप से बिखरे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास पास है बिल्कुल। तो क्या होगा? इनका जो एक सेंटर पॉइंट होगा, जो प्रभावी पॉइंट होगा, वो एक ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चिपके हुए हैं यहाँ पे। मतलब ये कैसा होता है? ये जो अणु होगा वो कैसा होगा? विद्युत का उदासीन होगा। कैसा होगा? विद्युत का उदासीन अणु होगा। क्या होगा? विद्युत का उदासीन अणु होगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अध्रुवी अणु। क्या बोलते हैं? अध्रुवी अणु। मतलब ये उदासीन है, मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, ना प्लस एक साइड है ना माइनस एक साइड है, वो सब के सब मिक्स हुए पड़े हुए हैं इसके अंदर। मतलब इनके अंदर इस तरह से चिपके हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? अध्रुवी अणु हो गया। कैसा हो गया? अध्रुवी अणु। और ध्रुवीय अणु क्या होता है? ध्रुवीय अणु क्या होता है? देखिए, ध्रुवीय अणु होता है, ये हमने एक अणु लिया किसी पदार्थ का, और उसके अंदर इसको मैं ऐसे बनाता हूं, उसके अंदर यदि प्लस और माइनस, मतलब धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो एक दूसरे के पास नहीं रहते हैं, किसी दूरी पे रहते हैं, किसी अल्प दूरी पे रहते हैं।
ठीक है। आवेश समान रूप से वितरित नहीं रहते हैं इसके अंदर, तो इनका जो प्रभावी केंद्र होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका प्रभावी केंद्र अलग होगा, इसका प्रभावी केंद्र अलग होगा, इस चार्ज का प्रभावी केंद्र अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है। तो ऐसे अणु को अपन क्या बोलेंगे? ध्रुवीय अणु। कैसे बोलेंगे? ध्रुवीय अणु, जिसके ऋणावेश तथा धनावेश जो होते हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय अणु। ठीक है। अब जैसे जितने भी हमारे पास में आपने पढ़े होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। अगर हम देखें कि HCl है, HCl के अंदर क्या होता है? H प्लस Cl माइनस, ये जो है आयन होते हैं, आवेश वाहक का काम करेंगे। ठीक है। जब इसको पानी में डालेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे जो ये कंपाउंड है, इसमें आवेश वाहक का काम कौन कर रहे हैं? आयन कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है आवेश भी मूव करते हैं और आयन भी मूव करते हैं, आवेश वाहक भी मूव करते हैं। तो ये हो गया एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप H2O का, NaCl हो गया। ठीक है। Na प्लस Cl माइनस। और AgNO3, AgNO3 ये भी कैसा अणु होता है? इसका जो अणु होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय अणु होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय अणु होता है। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है। सारे जितने भी हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं सारे के सारे ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है। तो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैं इस पेज को दो भागों में बांट देता हूँ, ताकि आपको जो इक्वेशंस होंगी वो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगी, पिछली वाली इक्वेशंस भी यहाँ पे दिख जाएगी और बाद वाली इक्वेशन जो हमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूँ। तो हमारे पास में पहला होता है पॉइंट, जो हम पहला निकालेंगे वो निकालेंगे अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। जो हमारी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा होती है, जो हमने बनाई थी पिछले वाले पॉइंट के अंदर, आपने देखा होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर, किस पर? अक्षीय रेखा पर, अक्षीय पर, इसको बोलते हैं रेखा पर, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? दो विपरीत प्रकृति के चार्जेस लेने होंगे। क्या लेने होंगे? दो विपरीत प्रकृति के चार्जेस लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए। ठीक है। एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया। ठीक है। इसके ऊपर रखा मैंने माइनस का क्यू आवेश, इसके ऊपर रखा मैंने प्लस का क्यू आवेश। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी ली थी? ये हमारी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? अक्ष। क्या है ये? एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? एक्सिस। इन दोनों के मध्य की दूरी हमने ली है 2l। क्या ली है? 2l। ठीक है। अब इसी अक्ष के ऊपर हमें एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसका परिणामी निकालना है हमें, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करेंगे, जैसा कि हमने कूलाम के नियम में किया था। और विद्युत क्षेत्र का जो हमने निकाला था, जो कि एक आवेश के कारण और बहु आवेश के कारण जो निकाला था, वो सारा परिणामी विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालना है। यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, बिंदु P। बिंदु P मैंने यहाँ पे लिया। कितनी दूरी पर लिया मैंने? जो हमारा बिंदु P है वो इन दोनों के मध्य बिंदु मतलब O से लगभग नहीं तो R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है। यानी कि जो हमारा बिंदु P है वो O से R दूरी पर है और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2l है और यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। ठीक है। r, ये जो r दूरी है वो इन दोनों के मध्य बिंदु से p की दूरी है, बिंदु p की, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से लिखेंगे हम, इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी कि नहीं होगी, अनुदिश होगी ना, तो इसको लिखेंगे अपन E1। ठीक है। अब माइनस के कारण इसके ऊपर जो तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर। ठीक है, E2। ठीक है, E2। इसका जो परिणामी होगा वो हम कैसे लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, ई परिणामी यानी ई सदिश अक्षीय, अक्षीय जो होता है वो क्या होगा, E1 प्लस E2। अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो E है वो E1 से विपरीत दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो E2 कहाँ है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का E2। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, पूरा माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का E2। अब देखिए जो हमारा अब द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि द्विध्रुव यहाँ पे विद्युत के द्विध्रुव दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, विद्युत के द्विध्रुव दे रखे हैं। तो विद्युत जो हमारा द्विध्रुव होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, वो होगी माइनस से प्लस की ओर, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। इससे हम किससे दर्शाएंगे, P से। किससे दर्शाएंगे, P सदिश से। ठीक है। अब इसकी जो दिशा होगी उसको दर्शाएंगे हम P कैप से। किससे, P कैप से। इसकी दिशा कहाँ है, AB की ओर। कहाँ है, AB की ओर। ठीक है, यानी कि हमारे E1 की दिशा में, हमारे E1 की दिशा में। ठीक है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा P कैप है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा का क्या है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। ठीक है, उसकी दिशा बता रहा है ये। अब हमें निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, यहां लिख देते हैं E1 होगी, बिल्कुल होगी, E1 होगी। कहाँ होगी, ये देखिए, ये लिख रखिए। तो E1 का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश प्लस क्यों ले रहे हैं, मतलब क्यों आवेश ले रहे हैं, क्यों अपॉन अब प्लस क्यू और हमारे बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, मध्य की दूरी। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कैसे निकलेगी, यहां से लेके यहां तक कितनी है, R है। ठीक है, तो ये अगर 2L है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, L। मतलब OB दूरी कितनी हो जाएगी, L। कैसे निकाली, ये मध्य बिंदु है तो इसके टुकड़े करेंगे, तो ये L ये हो जाएगी, L ये हो जाएगी। तो L और टोटल कितनी है, R। तो ये कितनी बची, R माइनस L। कितनी बची, R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, आवेश अपॉन उन दोनों के बीच, बिंदु और आवेश के मध्य की दूरी, जहां पे तीव्रता निकालनी है उसके मध्य की दूरी, ये हमने अभी फाइंड आउट करी। ठीक है, अब लगा दो P कैप। P कैप क्यों लगाया, P कैप दिशा बता रहा है, P कैप दिशा बता रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो P की दिशा में होगा। कहाँ होगा, P की दिशा में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे P कैप लगाया। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं BP, BP की दिशा में। E जो है वो P की दिशा में है कि नहीं है, देखिए E जो है वो P की दिशा में है। P कहाँ है, P की दिशा कहाँ है, यहाँ है। P कौन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लगा दिया, E लगा दिया, मतलब इसका P कैप लगा दिया। अब ये तो आ गया। अब E2 निकालेंगे इसी तरह से, E2 निकालना है। ठीक है, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण E2 कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होती है निर्वात की विद्युतशीलता, तो क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। कैसे है R प्लस L का स्क्वायर, R कहाँ पे है, ये पूरा R है। अब इस बिंदु P की
इस आवेश से दूरी कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और ये हाफ किया था अपन ने दूरी का, तो ये l हो जाएगी, तो दोनों प्लस हो जाएगी, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चूंकि E2 है वो E1 से विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का p क्या पाएगा भाई, E2 की जो दिशा है वो p की दिशा के विपरीत है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का p कैप। ठीक है, यानी दिशा कहाँ है, PA दिशा में है, E2 कहाँ है, PA दिशा में है। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, E सदिश बराबर E1 प्लस E2, यही होता है ना। अब चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, E1 के विपरीत दिशा में E2 है, तो ये हो गया हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर ये 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 से अपन इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो E जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R1 माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गई हमारी दिशा जो साथ में चल रही है, क्योंकि हम सदिश रूप में निकाल रहे हैं इसको। ठीक है, सदिश रूप में निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ से और यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक एक स्टेप देखिए, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया पी कैप। ठीक है, ये साथ में चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम में क्या लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाति के वर्ड फिगर्स लेते हैं। आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, पी कैप। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लिया, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करते हैं। ई सदिश बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर वाले को खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL, माइनस से ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया पी कैप। ठीक है, और नीचे जो है आप देख सकते हैं आर माइनस एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस एल क्योंकि स्क्वायर में है, और नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर प्लस एल। अब देखिए ऊपर से क्या क्या चीज़ें कट रही है उन्हें काट दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे देखिए 2RL और 2RL, तो ये हो जाएगा 4RL, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए आर माइनस एल और आर प्लस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल, किसका फॉर्मूला बन गया, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे ही ये भी बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, तो इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर में लिखूंगा पी कैप, और ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सदिश के बराबर, यानी ई सदिश बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए 4RL और नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, आप देख रहे होंगे पूरी इक्वेशन जो है सॉल्व हो रही है, और पी कैप जो है साथ में चल ही रहा है, पी कैप जो दे रखा था वो साथ में चल रहा है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आएगा आपको, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी सदिश बराबर Q इंटू
2L क्या होता है, Q इंटू 2L। इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ, 2 इंटू 2 RL, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा Q अपॉन 4πε0 P कैप। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, P का। तो इसकी जगह मैं P रख सकता हूँ क्या, तो क्या रखूंगा मैं, इसकी जगह मैं रखूंगा बराबर तो क्या बचेगा, 1/4πε0 P डॉट 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, P कैप। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी कौन सी, 3 इक्वेशन आ गई। कौन सी आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। अब देखिए P सदिश की दिशा माइनस Q आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। P सदिश की जो दिशा है वो माइनस Q आवेश से प्लस के जो हमारा धनावेश होता है उसकी ओर होती है। अतः जो हमारी P और E है वो दिशा, उन दोनों की दिशा कैसी होगी, एक ही होगी, यानी दोनों के दोनों कैसी दिशा में होंगे, एक ही दिशा के अंदर होंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास में जो दीर्घ दूरियां दे रखी है ना, दीर्घ दूरियां, जितनी भी दीर्घ बड़ी बड़ी दूरियां हैं, ठीक है, जैसे R जो है हमारा वो बड़ा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, L से। R हमने बहुत दूरी पे लिया था, तो जो हमारा R है वो सबसे बड़ा किससे, L से। अगर इनका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी किससे बड़ा आएगा, L स्क्वायर से, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर भी करते हैं तो वो भी किससे बड़ा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में राशियां हैं ना, L स्क्वायर और R स्क्वायर, इनको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारे पास में ई अक्ष पे जो हमारी तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, 1/4πε0 2P अपॉन R3 P कैप, ठीक है। ये आ गई हमारी तीव्रता। और इसका अगर परिमाण लिखोगे तो क्या आएगा, इसका अगर आप परिमाण लिखना चाहते हो, परिमाण, तो वो आएगा ई अक्षीय इक्वस टू 1/4πε0 2P अपॉन R3, ठीक है। दिशा हट जाएगी, ओनली परिमाण है ये, और दिशा के साथ में है तो ये हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए जो हमारा E है वो R की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, यानी E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r³ के। जब भी R बढ़ेगा तो E की वैल्यू भी कम होगी, और अगर R की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू बढ़ेगी। उस पॉइंट पे जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। P पॉइंट पे तीव्रता बढ़ जाएगी। P पॉइंट पे अगर तीव्रता बढ़ाना है तो R की वैल्यू बढ़ा दो, तो R³ बढ़ेगा, और R³ अगर बढ़ता है तो हमारा E है वो R³ के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो E भी हमारा कैसा होगा, बढ़ने पे कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका।